हेलो गाइस। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे वो कर लेंगे। ऐसा हो सकता है शायद तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया हूँ, अभी वापस से डिस्कस कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं है बेटा। प्लस मैंने आप लोगों के लिए एक वर्कशीट भी बनाई है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने कुछ रैंडम बुक्स हो गए या साइट्स हो गए या आप लोगों के क्वेश्चन पेपर्स में देखे होंगे, तो वो उस चीज़ के थ्रू मैंने बनाई है वो। तो ये आज का वीडियो आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा आज के इसमें। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बढ़िया है बेटा। क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मतलब जो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी का उसने ये लैंग्वेज में लिखा है कि अगर हमको धक्का लगाते हैं कोई फोर्स से, कोई मैग्नेटिक फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट भी हम पे उतना ही धक्का लगाता है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। चलो ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट इसमें मैं धक्का लगा रहा था वो क्या था, कोई बड़ा सा ट्रक था, तो ट्रक भी मुझ पे धक्का लगा रहा होगा। चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है। तो इसी कारण से ट्रक मूव नहीं हो रहा है। देखिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। द स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट फोर्सेस that the two opposite and equal forces cancel out on each other। एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा होगा कि भाई मैंने ट्रक को धक्का लगाया, ट्रक ने मुझे भी धक्का लगाया होगा। चलो ठीक है, बात खत्म। ट्रक मूव नहीं हुई, इसका रीजन क्या है? तो बच्चे ने ये आंसर दिया क्योंकि सर देखिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस थे दोनों की दोनों, तो उस कारण से शायद से आपका और उसका फोर्स कैंसिल आउट हो गया। अब आप बताइए आंसर सही है या गलत है? बेटा ये आंसर पूरी तरह गलत है। सोचिए आपको मैं एक बार पॉज करके मौका दे रहा हूँ सोचने का कि आंसर गलत क्यों है। बेटा देखिए हमने पहले ही पढ़ चुका है क्या बेटा, अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट था, पहले तो हम लोग बैलेंस फोर्स का मतलब समझते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये यहाँ पे फोर्स लगाया है, कितना, मान लीजिए कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और आपने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। बोथ द फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन बट दे आर एक्टिंग ऑन द सेम फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जाम्पल जो कैंसिल आउट हो रहा था। अब इसको भूल जाइए, मैं कुछ नया केस ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। मुझे अब बताइए क्या ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे क्या? ये मान लीजिए फोर्स ए है, ये फोर्स बी, क्या फोर्स है और फोर्स भी कैंसिल हो गए क्या? आप बोलोगे नहीं, क्यों? बेटा देखो ये ऑब्जेक्ट ये वाले पे लग रहा है और दूसरा वाला ये वाले ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो कैंसिल कैसे होगा? मतलब कैंसिल होने के लिए सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्सेज अपोजिट इन डायरेक्शन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड लगने चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो सर अब यहाँ वाला एक्सप्लेनेशन देते हैं हम लोग, ये जो क्वेश्चन था इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। बेटा अगर आप फोर्स लगा रहे हो ना, ट्रक आप पे फोर्स लगा रहे हो, तो देखो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। माई एक्शन या फोर्स वाला एक्शन इज ऑन ट्रक, रिएक्शन इज ऑन मी, तो कैंसिल आउट कैसे हो गए? तो ये रीजन तो गलत है जो स्टूडेंट ने दिया कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए, वो बिल्कुल गलत है। फिर सर ट्रक मूव क्यों नहीं किया? बेटा देखो पहले तो फ्रिक्शन, बेटा फ्रिक्शन होगा। बेटा वो इतना भारी है ऑब्जेक्ट, ट्रक है, बहुत भारी रहेगा, तो उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा रहेगा ना, जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे तो इनर्शिया बढ़ता है, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि द मास इज वेरी हाई। मे बी यही चीज़ साइकिल वाइकल होती या कोई मान लो 5 kg का बॉक्स वॉक्स होता तो शायद से मूव होना शुरू हो जाता। बट अब यही कुछ 1000 किलो का, मेरे को नहीं पता कितना होता है ट्रक का वेट मास वगैरह, बट 1000 किलो का अगर है तो मैं कैसे मूव करूँगा अकेला? तो मुझे ज़्यादा ताकत चाहिए, तो क्योंकि मुझे ज़्यादा फोर्स लगेगा उसके इसको इनर्शिया को ओवरकम करने में। समझा बेटा? ये हो जाता है उसका रीज़न कि बेटा ये बैलेंस्ड फोर्स वगैरह नहीं है, ये कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड में कट जाएगा, वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे वर्क कर रहा था, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम्स ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक एज इट रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ। मतलब बॉल ऐसा जा रहा था फिर वापस से ऐसा उल्टा आना शुरू हो गया, ठीक है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। देखिए पहले मास लिख लेता हूँ मैं। मास कितना होगा? 200 ग्राम, मैंने 200 बटे 1000 केजी, मतलब 1/5 kg हो गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मुझे कितनी दी हुई है उसकी? 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे फट से बता दीजिए फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है? इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? हाँ 5 नहीं बेटा, -5 मीटर पर सेकेंड होगी, प्लीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। अब मुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो मैंने पहले पी इनिशियल निकाल दिया, वो जगह एम यू, यानी 1/5 इंटू 10 मतलब 2 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मुझे पी फाइनल भी चाहिए, वो जाएगा एम वी, वो कितना जाएगा 1/5 इंटू -5 -1 kg मीटर पर सेकेंड। और चेंज, चेंज को पता है कि आपको ऐसा ट्राइंगल से भी डिनोट करते हैं, जैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चेंज कितना हो जाएगा मेरा?
पी एफ माइनस पी आई हो जाएगा -1 -2 -3 kg मीटर पर सेकेंड। समझा आपको? ये था मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ भी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, मास दिया है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ा। लकीली वेलोसिटी का उसने मस्ती नहीं किया, उसने मीटर पर सेकंड में दिया। किलोमीटर पर आवर में दिया होता तो रूल आता था, मल्टीप्लाई करना होता 5/18 से, बच गए। वो नहीं दिया है। एम यू निकाला, एम बी निकाला, फिर चेंज मतलब एम बी माइनस एम यू किया। फोर्स वोर्स पूछा नहीं था, फोर्स मेरे को टाइम लगता था, उसने दिया नहीं है, बढ़िया हो गया। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो, फिर 14th क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए 14th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग अलोंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration and the force का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बेसिकली सिचुएशन समझाता हूँ। यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ होगा, स्टेशनरी है, यहाँ पे बंदूक थी मेरी, ठीक है, गोली चली यहाँ तक के, उसकी वेलोसिटी सेम है, कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड। इस ऑब्जेक्ट को लगी, थोड़ा अंदर घुसी और रुक गई, अब मेरी वेलोसिटी 0 हो गई है। मुझे बोला है कितना अंदर घुसी है वो ऑब्जेक्ट के, वो मुझे बता दीजिए, और फोर्स कितना एक्सर्ट कर रही है मुझे वो बता दीजिए। तो देखिए अब मुझे जो डेटा दिया हुआ है वो लिखना शुरू करता हूँ मैं। मास कितना दिया हुआ है बेटा मुझे, मास दिया 10 ग्राम, 10/1000 kg मतलब 1/100 kg, 1/100 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है बेटा मुझे, इनिशियल वेलोसिटी दी है 150 मीटर पर सेकेंड। फाइनली वो रुक गई है तो 0 हो गई है। कितने टाइम में रुकी है वो, 0.03 सेकेंड, जिसको मैंने कन्वर्ट किया 3/100 सेकेंड हो गई। पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, क्यों, मेरे को एस निकालना है। तो देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज करूँ या 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करूँ, दोनों जगह पे मुझे ए की जरूरत पड़ रही है, तो ए निकाल दिया तो वो होता है वी माइनस यू अपॉन टी, जो कि क्या हो गया 0 माइनस 150 अपॉन 3 अपॉन 100। तो बेसिकली कितना हो गया -150 डिवाइड बाई 3 अपॉन 100, जो कि क्या हो गया -150 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 3, ये 1 सा, ये -50 सा हो गया, तो -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो कितना बड़ा एक्सेलरेशन है। तो ठीक है, अब मैं एस निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से मैंने एस निकालना शुरू किया। तब देखिए वो कितना आ रहा है 2, एक्सेलरेशन कितना है -5000। एस की वैल्यू तो ढूंढनी है, नहीं पता है, वी 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 150 का स्क्वायर 22500 150 का स्क्वायर, चलो ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, -10,000 एस इज इक्वल टू -22500 हो जाएगा, 0000 कट गया। एस की वैल्यू कितनी आ गई है -225 अपन -100, तब माइनस ऑफ 2.25 मीटर्स। देखो कितना अंदर घुसा बेटा, 2.25 मीटर्स बहुत ज़्यादा होता है बेटा, यानी कुछ अप्रोक्सीमेटली कुछ 7 फीट अंदर हो गया, आपकी हाइट से ज़्यादा अंदर घुस चुकी है। देख लो एक बार बेटा, एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था, उस कारण से वो इतना अंदर घुस पाया। चलो ठीक है, ये तो मिल गया है मुझे। तब मुझे क्या चाहिए था, फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए था। फोर्स कहता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास देखिए, मास मेरा कितना था 1/100 था, और एक्सेलरेशन मैंने निकाला है -5000 था। बट मुझे आपने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो माइनस की जरूरत ही नहीं हो जाए, इंटू 5000 किया तो आंसर कितना गया 50 न्यूटन, खत्म। बेटा मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो मुझे डायरेक्शन से मतलब जो नेगेटिव साइन देने की जरूरत है ही नहीं मुझे। समझा लो क्वेश्चन क्या हुआ था बेटा। क्वेश्चन आई वोंट से भारी है, बट थोड़ा सा आई ओपनर। देखो एक चिद्दी भरी की बंदूक की गोली 10 ग्राम की कितना अंदर तक पेनिट्रेट करके, सोचो बेटा कितना ज़्यादा फोर्स है, 50 न्यूटन का। समझा, चलो इसको एक बार पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार फट से आप लोग सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग एक बार के लिए क्वेश्चन अपने आप से पढ़ लीजिए, आप क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका। मैं हटा देता हूँ तब तक। क्या है क्वेश्चन 15, an object of mass 1 kg traveling in a straight line along with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg। देखिए मुझे m1 पता है, m2 पता है, u1 पता है, u2 पता है, v1 v2 का स्टिक हुआ है, दोनों की दोनों x हो जाएगी। ठीक है, मास ऑफ कितना था, पहला 1 kg और दूसरे का था कितना 5 kg। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी बच्चा 10 मीटर पर सेकेंड थी, और दूसरा तो स्टेशनरी था 0 थी। मुझे इसने इनिशियल मोमेंटम पूछा है, फाइनल मोमेंटम पूछा है, और साथ में वेलोसिटी पूछी है। पहले इनिशियल मोमेंटम निकालता हूँ, m1 u1 प्लस m2 u2
देखिए इनिशियल मोमेंटम मेरा तो कितना हो जाएगा 1 × 10 प्लस 5 × 0, मतलब ये 10 kg/s रहेगा। ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है। तो देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट मिल गया, और जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट भी उतना ही रहने वाला है। क्यों बेटा? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इसमें लग जाएगा। अब मुझे फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए, तो ये m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2। तो m1u1 की वैल्यू मुझे पता है पूरा, m1u1 + m2u2 वाली LHS। RHS क्या हो जाएगा 10 × x + 0 × x, सॉरी 10 × x गलत ले मेरा, कितना है 1 × x + 5 × x हो जाएगा मेरा, मतलब 10 = 6x हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 5/3 मीटर/सेकेंड, मतलब 1.67 मीटर/सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक हमने पहले भी किया हुआ था, पर कोई बात नहीं, एक और बार आप लोग पॉज करके इसको प्रैक्टिस करने के लिए बात कर लीजिए बच्चा। अब बेटा एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कभी कभी, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो हर एक चीज समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 को पॉज करके आप लोग पूरा का पूरा पढ़ो एक बार, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। 3 बंदे, अख्तर, किरण और राहुल। कौन 3 बंदे बच्चा लोग? एक है अख्तर, सॉरी देखिए अख्तर, किरण, राहुल, ये लोग एक कार में जा रहे थे। They were moving with a high velocity on an express highway when an insect hit the windshield and got stuck to the windscreen। ठीक है फाइन, चल रहे होगे, कभी कभी आता ना कुछ भी कीड़ा वीड़ा आके तट से टकरा है विंडस्क्रीन में, चलो कोई बात नहीं, और वो चिपक गया। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, उन्होंने बात करना शुरू किया। किरण बोलता है दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन, किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर। ठीक है, उसने सजेस्ट किया। क्यों उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट वाज मच मोर एज कंपेयर टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ये अपना पिल्लू कार। ठीक है, अख्तर का ये बोलना था, ठीक है, किरण का सॉरी, ठीक है। फिर अख्तर ने बोला कि सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड, एंड मोटर कार एक्सर्टेड लार्जर फोर्स ऑन इंसेक्ट। ये 2 लोगों का ये बोलना था, ठीक है, चलो ठीक है फाइन। अब राहुल अपने दूसरे दुनिया के इसमें जाके बोलता है कि बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड सेम चेंज इन देयर मोमेंटम। बताओ इन तीनों में से कौन सही है? ठीक है, 3 लोग, 3 अलग अलग सोचने का डायरेक्शन। पहला बंदा बोलता है कि इंसेक्ट ने ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम एक्सपीरियंस किया है। दूसरा बंदा बोलता है कि इंसेक्ट पे ज़्यादा फोर्स लगा है। तीसरा बोलता है नहीं, चेंज इन मोमेंटम और फोर्स दोनों के दोनों सेम है। एक बार पॉज करो और सोचो आप लोग क्या हो सकता है आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का बच्चा। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका एक्चुअल में हुआ क्या। बेटा पहले 2 बंदे लोग गलत बोल रहे हैं। आप प्लीज एक चीज समझे, जब कोलिजन होता है ना 2 ऑब्जेक्ट्स का, दोनों ऑब्जेक्ट्स में इक्वल चेंज इन मोमेंटम होता है। अरे बट सर वो इंसेक्ट तो देखो ना रुक गया ना। अरे बेटा इंसेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ज्यादा हुआ है, पर मास देखो ना उसका कितना कम है। कार का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका वेलोसिटी में चेंज कम हुआ है। देखो कभी भी 2 ऑब्जेक्ट्स अगर टकरा रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स का कोलाइड कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में चेंज इन मोमेंटम सेम होगा। क्यों? कि दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगा ना बेटा। थर्ड लॉ तो बोलते हैं इक्वल फोर्स, और फोर्स का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखो आपको ये तो पता है सर कि ये फोर्स जो कार ने, चलो कार ने इंसेक्ट पे लगाया, और जो फोर्स इंसेक्ट ने कार पे लगाया, वो नेगेटिव साइन छोड़ो, वो दोनों इक्वल रहने वाला है, ये आप पक्का बोल सकते हो। तो दूसरा पिल्लू जो था वो तो वैसे ही गलत बोल रहा था, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। चलो ठीक है, आपको एक और चीज़ पता है ना बेटा, ये फॉर्मूला कि इसका मतलब क्या है? चेंज इन momentum of car is upon time, obviously upon time is equal to change in momentum of insect upon time। ये होगा फोर्स का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम और टाइम होता है। टाइम ऑफ इंपैक्ट दोनों को तो इक्वल रहेगा, देखो टाइम और टाइम भी कट गया। देखो दोनों ऑब्जेक्ट्स का चेंज इन मोमेंटम भी इक्वल है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा चेंज इन मोमेंटम इक्वल क्यों है, बेटा देखो आपका इंसेक्ट जो भी वेलोसिटी से आ रहा था वो आके फट से रुक गया, तो आप सोचेंगे सर वेलोसिटी में कितना ज़्यादा चेंज आया। बेटा मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। बेटा मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, इंसेक्ट का मास बहुत कम होगा। अब यही मान लो 1000 किलो का वो पत्थर आया होता, तो बेटा आपकी ट्रक को कोई डिफरेंस थोड़ी पता, आपकी यानी कार को, आपकी कार का मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा जम के चेंज हुआ था वो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत हल्का सा था, तो ऑब्जेक्ट का मास कम था, वेलोसिटी ज़्यादा, तो जो प्रोडक्ट आया होगा चेंज इन मोमेंटम का, मान लो 2 kg/s आया होगा, मान लो ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो उतना ही आपकी कार में भी चेंज आया होगा। समझा आपको ये चीज़? तो चलो बेटा एक बार के लिए क्वेश्चन वापस पढ़ के इस आंसर को एक बार डाइजेस्ट कर लो।
ग्रीन वाले इसमें जो दिया है बच्चा मैंने वो गलत प्रूफ किया है किसको, सेकंड वाले बंदे को। रेड वाले में जो मैंने किया है उसमें मैंने किरण को गलत प्रूफ किया है, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने पहले ही कर चुका न्यूमेरिकल इसमें, तो उसको भी हम लोग स्किप कर रहे हैं। अब बेटा हम लोग बढ़ रहे हैं मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वर्कशीट के ऊपर, ठीक है। मुझे अब ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट चाहिए। ये बेटा अब ये क्वेश्चंस भी सिंपल है, हो सकता है हमने पहले कर लिया और डिस्कस वगैरह कहीं ना कहीं, बट एक बार देख लीजिए। 2 trucks, one loaded and another empty, are moving at same velocity. Which of them will require a greater force to stop in the same time and why? बेटा देखिए एक ट्रक है जो लोडेड है और एक ट्रक है जो एम्प्टी है। तो मान लीजिए ये 100 kg का है, इतना रहेगा नहीं, और ये मान लीजिए 80 kg का है। तो दोनों की दोनों सेम वेलोसिटी जा रहे हैं, किसको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली बेटा इसको। क्यों? इनर्शिया ज़्यादा लगेगा मुझे। देखो सही, ऑब्जेक्ट में इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन ज़्यादा रहेगा, तो मुझे फोर्स ज़्यादा रहेगा उसका स्टेट चेंज करने के लिए। जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, जिसका इनर्शिया ज़्यादा उसमें फोर्स ज़्यादा लगता है। तो मेरा ऑब्जेक्ट 1 विच इज़ लोडेड उसमें मुझे ज़्यादा फोर्स लगने वाला है रोकने के लिए। चलो ठीक है। अब मुझे ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ इन द फॉलोइंग टू बैलेंस इफेक्ट ऑफ F1 एंड F2। ये और ये का इफेक्ट इक्वल होना चाहिए, तो बेसिकली एफ विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। तो सिंपल सा था, ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेलोसिटी टाइम शो किया हुआ है आपको बोला गया एक ऑब्जेक्ट है मास 1 kg का, आपको ये बताना है कि क्या कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा लग रहा है क्या। बेटा देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है। सर एनी अनबैलेंस्ड फोर्स लिख देना है क्वेश्चन में, ये अनबैलेंस्ड होना चाहिए था। कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता तो एक्सेलरेशन होता यानी वेलोसिटी चेंज होती। तो सिंस नो चेंज इन वेलोसिटी implies नो अनबैलेंस्ड फोर्स। समझा? तो कितना स्मार्टली आपसे पूछ लिया। अगर यही मान लो ऐसा रहता ना, ऐसा कुछ होता वेलोसिटी बढ़ती थी, तो हाँ सर फोर्स लग रहा है और डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही लग रहा है। अगर मान लो मेरी वेलोसिटी कुछ ऐसी थी, तो हाँ सर फोर्स लग रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मेरा लग रहा है, ये ऐसा बोल जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये सिंपल है, while riding on a bicycle if we stop pedaling why does the bicycle begin to slow down। बड़ा फ्रिक्शन लगता रहता है, वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है, तो उसकी वेलोसिटी कम कर देता है, सिंपल। A ball of 500 ग्राम is thrown upward with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मोमेंटम एट हाइएस्ट पॉइंट। बेटा हाइएस्ट पॉइंट, वैसे ये चीज़ों की मेच्योरिटी थोड़ी ज़्यादा आपको नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन पेगी, हाइएस्ट पॉइंट पर जाके वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जीरो हो जाएगी। सर क्यों? बेटा कुछ वेलोसिटी तो हाइएस्ट पॉइंट छोड़े था वो और ऊपर जाता, तो हाइएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, तो मोमेंटम भी मेरा जीरो रहने वाला है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, अ बलून इज इन्फ्लेटेड एंड रिलीज्ड, व्हाई डज इट फ्लाई टू फॉरवर्ड एज द एयर एस्केप्स आउट ऑफ इट। बेटा देखो अगर मैंने एक बलून को करके किया और छोड़ा तो बलून एकदम से आगे जाना जाता है, क्यों? बेटा क्योंकि एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जब एयर बाहर आती है तो वो पीछे फोर्स लगाती है ना, यानी उसके ऊपर अगर आगे फोर्स लगाता है वो पीछे फोर्स लगाएगी, तो इस कारण से बलून पीछे आता है। सिंपल थर्ड लॉ का स्टेट करना, एग्जैक्टली यही चीज़ होती है सर किसमें, रॉकेट में भी। रॉकेट प्रोपल्शन जो होता है तो गैस छोड़ता है, तो गैस नीचे फोर्स लगता है, तो गैस उसके ऊपर उल्टा फोर्स ऊपर लगाता है, इसलिए रॉकेट हमारा ऊपर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। वॉट वुड द फाइनल मोमेंटम इफ टू बॉडीज ऑफ मास m ईच मूविंग विद द वेलोसिटी u इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड, ठीक है। वॉट वुड द फाइनल मोमेंटम पूछा, जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा उतना ही फाइनल मोमेंटम रहेगा मेरा, तो ठीक है। तो मैं पहले इनिशियल मोमेंटम का नाम देता हूँ, m1 u1 प्लस m2 u2। m1 है m, u1 को u मान लो मेरा, ठीक है, m2 भी m है, बस u2 मेरा माइनस u हो जाएगा, क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में, तो मिला के जीरो होगा। तो इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी मेरा जीरो हो जाएगा। सब क्वेश्चन 1-1-1 मार्कर थे बेटा अभी रखेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इस डायग्राम को देखिए बोल रहा है वो, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को स्कूल में कराया जाता है। अब बोल रहा है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू द फ्री एंड बैलेंस, यानी ये वाले इस पे ए, द रीडिंग वाज 15 ग्राम वेट GWT, ठीक है, ये एक ऐसा यूनिट होता है, कोई चीज़ एक यूनिट होता है इसका भी फोर्स का। व्हाट विल बी द रीडिंग इन बैलेंस बी। बेटा बैलेंस बी में भी इक्वल रीडिंग आएगा, क्यों? बेटा जितना इस पे फोर्स लग रहा है वो इतना इस पे ऊपर फोर्स लगाएगा, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्योंकि आपका रीजन भी हो गया। 2 मार्कर क्वेश्चन था, फ्री फंड का आंसर था इसका, क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम moving with a velocity of 200 meter per second strikes and gets embedded into a stationary wooden block of 980 gram. Find the velocity with which the block moves। ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ है m1 की वैल्यू 20 ग्राम दी हुई है, यानी 20/1000 दी हुई है, यानी कि
2/100 मतलब 1/50, 1/50 kg, ठीक है। M2 980/100 यानी 98/100 को दी हुई 49/50, इसको भी कर देता हूँ, चलो आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो ठीक है सर। 49/50 इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है मुझे, 200 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, दोनों की दोनों एम्बेड हो गया है, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। तो बेटा वही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना मैथमेटिकली, ठीक है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा अपन लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार ऑफ 100 kg इज गिवन, 1000 kg सॉरी, ठीक है। नीचे कोई ग्राफ दिया हुआ है 1000 kg के इसका, उसके बेसिस पे हमें अलग अलग करना है, ठीक है। देखिए पहले स्पीड बढ़ी उसकी, फिर स्पीड कांस्टेंट रही उसकी, फिर स्पीड घटी, मास को 1000 kg दिया, ठीक है। व्हेन इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन फोर्स एक्टिंग, व्हेन इज द मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। बेटा मैक्सिमम फोर्स कब है, जहाँ पे एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे फोर्स सबसे ज़्यादा रहेगा। तो चलो तीनों का पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन निकालना याद है ना, स्लोप निकालते थे अपन लोग, तो पहले बेटा इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। वो कितना होगा, 4,20 हो जाएगा, ये क्या रहेगा 0,0 रहेगा। ये वाला कितना हो जाएगा 8,20 रहेगा, ये कितना रहेगा 10,0 रहेगा। तो बेटा देखो पहले 0 से a वाले का निकाल रहा हूँ मैं, तो y2 - y1 अपॉन a2 माइनस x2 - x1 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब a b तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है तो उसका एक्सेलरेशन 0 रहने वाला है, और b c इसको मैं भी सी पॉइंट मान रहा हूँ। देखिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -20/2 मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कब लग रहा है, जब सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन है। तो ये 8 से लेकर 10 सेकंड वाले पीरियड में सबसे ज़्यादा लग रहा है, फ्रॉम 8 to 10 सेकंड वाले में। व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो ये फोर्स की वैल्यू निकालनी है बेटा मुझे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग फोर्स था, सॉरी फोर्स नहीं था सिर्फ एक्सेलरेटिंग फोर्स था, सो सॉरी गाइस। बेटा एक्सेलरेटिंग फोर्स अगर मुझसे पूछा है तो जब उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेटिंग फोर्स ये यहाँ पे लग रहा है, सो सॉरी बेटा। तो आंसर हो जाएगा फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। व्हेन इज द रिटार्डिंग फोर्स अगर पूछा होता तो मैं बोलता 8 to 10 सेकेंड। अब उसने पूछा हाउ मच इज द रिटार्डिंग फोर्स, तो वो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 1000 दिया हुआ था, ये एक्सेलरेशन में यहाँ पे निकाला हुआ -10। तो बेसिकली रिटार्डिंग फोर्स अगर उसने बोल देता अपन साइन नहीं डालनी पड़ेगी, तो जाएगा इतना सारा न्यूटन, 10,000 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग इज फोर्स नॉट एक्टिंग, देखो 4 सेकंड के लिए फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, फ्रॉम 4 to 8 सेकेंड, तभी तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 4 सेकेंड, ये तो खुद दूसरा हो गया सर, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार ड्यूरिंग ईच ऑफ द फर्स्ट 2 इंटरवल्स ऑफ द 4 सेकेंड्स। मतलब आप लोगों को यहाँ पे भी एक्सेलरेशन निकालना है और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन निकालना है, ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक लास्ट है, ये सिंपल सा भी है। और वाटर टैंकर इज फिल्ड 2/3 अप टू इट्स हाइट, तो मान लीजिए ये वाटर टैंकर था, ठीक है। ये यहाँ पे यहाँ तक ऐसा पानी भरा हुआ है, चलो ठीक है। ये यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा था, एकदम से ब्रेक मान लीजिए इधर ये ऐसे जा रहा था, ठीक है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मेरा ये है, दिस इज माय फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो दिस विल बी माय बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एकदम से ब्रेक लगेगा, ठीक है, एकदम से ब्रेक लगा तो पानी क्या क्या होगा बेटा, देखिए एकदम से ब्रेक लगा तो जैसे आप लोग आगे गिरते हो वैसे पानी भी आगे गिरेगा, मतलब पानी कुछ ये ऐसा हो जाएगा कि ये पानी मैक्सिमम आगे जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है थोड़ा स्पिलेज भी हो जाए, पर मैं स्पिलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। मूव्स बैकवर्ड नहीं, मूव्स फॉरवर्ड यस, गेट्स अनअफेक्टेड पॉसिबल ही नहीं है। राइज अपवर्ड का मतलब क्या, पूरा का पूरा लेवल ऊपर राइज हो गया था, वो भी नहीं है। तो आंसर क्या है, इट विल मूव फॉरवर्ड, दिस विल बी माय आंसर। समझा बेटा। देखो अब यहाँ पे अपन चैप्टर को रैपअप कर रहे हैं, हो सकता है आपको एक आधा वीडियो और इन फ्यूचर बना के भेज दूँ जिसमें हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन आए, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा प्लीज़ उसके पहले पूरे चैप्टर को अच्छे से रैपअप जरूर कर लीजिएगा। चलिए बाय गाइस।